नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रीति श्रीवास्तव। स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। रुक करेंगे खबरों की ओर। हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र में स्थित होटल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब गांव वालों ने वहां चल रहे संदिग्ध व्यापार की शिकायत पुलिस से कर दी। स्थानीय लोगों को होटल में कुछ गलत गतिविधियों की भनक लगी थी, जिसके बाद उन्होंने मौके पर पुलिस को बुलाया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और होटल की तलाशी ली। जांच के दौरान एक महिला को संदिग्ध व्यापार में लिप्त पाया गया, जिसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अभी पूरे मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। गांव वालों का आरोप है कि होटल किंग में काफी समय से गलत गतिविधियां चल रही थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। इस बार उन्होंने सबूत जुटाकर पुलिस को सूचित किया। घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने होटल किंग के बाहर हंगामा कर दिया। आज पुलिस गश्त पे थी तो उनको सूचना मिली थी कि एक महिला है जो कि किंग होटल के पास सिडकुल एरिया के अंदर है, आपत्तिजनक हरकतें करती हुई पाई गई थी। तो इसमें तुरंत वहां पे पुलिस द्वारा मौके पे पहुंचा गया और महिला को एक बार हिरासत में लिया गया। बाद में इसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई है, मुकदमा लिखा जा रहा है और आगे की जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। पुलिस, जैसे कि आपको सभी को पता है कि अभी वेरिफिकेशन ड्राइव चला रही है। आदरणीय एसएसपी महोदय और हमारे सरकार की तरफ से भी जो भी इसके अंदर अग्रिम कार्रवाई करी जा रही है वेरिफिकेशन की, तो इसी जो ये टाइप की चीज़ें इन्हीं को भी हम वेरिफिकेशन की जो ये सत्यापन की कार्रवाई है उसके अंदर ले लेंगे। और जो गश्त है ऐसे एरिया में जहाँ पे इस टाइप की सिचुएशन जो घटनाएं पाई जा रही है, ये विवाद उठ रहे हैं, तो वहाँ पे और ज़्यादा चेकिंग करवाएंगे। केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड को बड़ी सौगात दी गई। केंद्र सरकार द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुरोध पर ज्योतिर्मठ को आपदा सुरक्षित करने के लिए 291 करोड़ से अधिक की धनराशि मंजूर की है। मुख्यमंत्री ने ज्योतिर्मठ के पुनर्निर्माण गतिविधियों के लिए धनराशि की स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया। वहीं भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि ज्योतिर्मठ में भूस्खलन होने के कारण वहां का अस्तित्व खतरे में आया, जिस वजह से वहां के निवासी और उत्तराखंड के प्रबुद्ध लोगों की चिंता रही कि जोशी मठ जैसा ऐतिहासिक नगर जहां ज्योतिर्पीठ भी स्थापित है, बद्रीनाथ धाम का प्रमुख पड़ाव ज्योतिर्मठ में रहता है, उसे बचाने के लिए प्रयास किया गया। साथ ही केंद्र से स्वीकृत की गई इस धनराशि से क्षतिग्रस्त मकानों के विस्थापन के साथ साथ जहां भी जरूरत पड़ेगी इस राशि को उन कार्यों में लगाया जाएगा। शहर में भूस्खलन का इस प्रकार की घटना कुछ वर्ष पहले हुई और जिसके कारण जोशीमठ का अस्तित्व खतरे में आ गया। वहाँ के निवासियों का और उत्तराखंड के प्रबुद्ध लोगों की ये चिंता रही कि जोशीमठ जैसा ऐतिहासिक नगर जहाँ की ज्योतिर्पीठ भी स्थापित है, बद्रीनाथ धाम के तीर्थयात्रियों का प्रमुख पड़ाव जोशीमठ में रहता है, उसको बचाने के लिए प्रयास। तो हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उसके लिए एक बड़ी परियोजना तैयार करके केंद्र सरकार को भेजी गई थी और हमें इस बात के लेके मुख्यमंत्री जी को हम आभार व्यक्त करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं कि राज्य सरकार के प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने स्वीकृति दी है, वित्तीय स्वीकृति उसको मिली है। 291 करोड़ रुपए उसके कार्यों के लिए जो है स्वीकृति मिली है। तो जो शंका जोशीमठ शहर के लिए क्षेत्र के लोगों की थी, उत्तराखंड के लोगों की थी, मुझे लगता है ये धनराशि आने के बाद वहाँ जहाँ भी आवश्यक होगा उसको ट्रीटमेंट किया जाएगा। कुछ मकान वहाँ क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनके विस्थापन के पे भी काम होगा। तो ये जोशीमठ शहर को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा प्रयास है। देहरादून में आज एक अहम बैठक का आयोजन किया गया, जहां केंद्रीय कृषि, कृषक कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ मुख्यमंत्री आवास में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में कृषि और ग्रामीण विकास विभाग की केंद्रीय योजनाओं की प्रगति और उनके जमीनी क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। बैठक में राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों ने विभिन्न योजनाओं के तहत किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी और आने वाले समय की रणनीति पर भी चर्चा की गई। इस बैठक का उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि, ग्रामीण क्षेत्र के समग्र विकास और केंद्र और राज्य सरकार के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना रहा। देहरादून में रिस्पाना और बिंदाल नदी प्रमुख है। नदियों के साथ ही सीजनल नालों और खालों में अगर कोई भी कूड़ा कचरा डालेगा तो उसे भारी जुर्माना देना होगा। नगर आयुक्त नमामि बंसल ने कहा कि नदी नालों में कोई कूड़ा ना डाल सके, इसके लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं।
साथ ही जो कूड़ा कचरा पहले से पड़ा हुआ है उसको जेसीबी के माध्यम से और मैनपावर के जरिए साफ किया जा रहा है। नमामि बंसल ने आगे कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति नदियों में आसपास नालों में कूड़ा डालते हुए पकड़ा गया तो उसे भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। बिंदाल नदी जो प्रमुख नदियां हैं और साथ ही साथ सोम में भी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। इसके अलावा जितने भी हमारे सीजनल नाले खाले हैं उन सभी में जो कचरा डालने की शिकायत आती है उसके लिए व्यापक स्ट्रैटेजी बनाते हुए चलित कूड़ा केंद्र भी लगाए गए हैं उन सभी बेल्ट्स पर, ताकि जो कूड़ा है वो नदी में ना डंप होकर इन चलित कूड़ा केंद्र में डंप किया जाए और उसके बाद भी जिनके द्वारा नदी किनारे या नदी क्षेत्र में कूड़ा डंपिंग की कार्रवाई की जाती है उन सभी के अगेंस्ट चालान इशू किए जा रहे हैं समय समय पर। इसके अलावा जो हमारी कूड़ा उठान में भी गाड़ियाँ लगी हैं और कंपनीज जिसमें काम कर रही हैं उनको भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी रोड साइड डंपिंग या रिवर साइड डंपिंग नहीं होनी है। जितने भी इसमें व्हीकल्स लगे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हुए प्रयास किया जा रहा है कि नदी और नालों में स्वच्छता बनी रहे। इसके अलावा जेसीबीज के माध्यम से भी पुराना वेस्ट जो पहले से ही पड़ा हुआ है उसको भी जनवरी माह से ही लगातार हम हटाने की कार्रवाई और नालों की सफाई की कार्रवाई कर रहे हैं। मानसून रामनगर के तराई पश्चिमी वन प्रभाग के जंगलों से एक मार्मिक तस्वीर सामने आई, जहां तराई पश्चिमी वन प्रभाग की पतरामपुर रेंज के तीर्थनगर बीट में कुछ दिन पहले एक नन्हा बाघ अपनी मां से बिछड़ गया। जब वन विभाग उसकी देखभाल करने लगा है और जंगल में उसकी मां की तलाश जो है वो जारी है। वन विभाग की गश्ती टीम को यह नन्हा बाघ जंगल में अकेला घूमता मिला। अंदाजा लगाया जा रहा है कि किसी कारणवश उसकी मां उससे बिछड़ गई या फिर किसी खतरे की आशंका के चलते बाघिन ने अपने बच्चे को स्थायी रूप से छोड़ दिया। एक दो दिन पहले गश्त के दौरान हमारे स्टाफ को एक बाघ का बच्चा मिला जिसकी देखरेख की जा रही है तथा डॉक्टर से इसमें राय लेके जो भी डॉक्टर बता रहे हैं उसके हिसाब से उसको देखभाल की जा रही है। तो हमारा पूरा प्रयास है कि वहाँ पर हमने उस एरिया में कैमरा ट्रैप लगा के जिससे उसकी साइटिंग अगर माँ उस एरिया में आए तो पता चल जाए तथा उसका जो डॉक्टर द्वारा दिए जा रहे हैं बताए गए हैं उसके अनुसार उसका ट्रीटमेंट किया खान पान का देखरेख की जा रही है। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अब हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है। उन्होंने हिंदू धर्म से सार्वजनिक रूप से बहिष्कृत करने की घोषणा की है। शंकराचार्य ने आगे कहा कि राहुल गांधी संसद में कहते हैं कि बलात्कारी को बचाने का फॉर्मूला संविधान में नहीं आपकी किताब यानी कि मनुस्मृति में लिखा है। वहीं भाजपा विधायक विनोद चमोली ने शंकराचार्य के इस विरोध को सही ठहराया। उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी सनातन पर आक्रमण करेंगे तो राम के अस्तित्व को नकारेंगे, तो ऐसे निर्णय लेना स्वाभाविक है। विनोद चमोली ने आगे कहा कि ऐसा लगता है कि मानो राहुल गांधी एंटी हिंदू एजेंडा चला रहे हैं और वो हिंदू मान्यताओं का अपमान करने में चूकते नहीं हैं। शंकराचार्य जी का अपना दृष्टिकोण है और स्वाभाविक बात है कि वो हिंदुओं के धर्मगुरु माने जाते हैं। जब आप सनातन पर आक्रमण करेंगे और राम के अस्तित्व तक को नकारेंगे तो निश्चित तौर पर इस प्रकार के निर्णय लिए जाएंगे। और मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी एक एंटी हिंदू एजेंडा चला रहे हैं और जहाँ पर भी उनसे हो सकता है वो कहीं ना कहीं हिंदू मान्यताओं का अपमान करने में चूकते नहीं हैं। इस बार भी उन्होंने ऐसे ही किया है। बीते बुधवार को नैनीताल में एक बुजुर्ग व्यक्ति द्वारा 12 साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में धामी सरकार विपक्ष के निशाने पर है और विपक्ष लगातार सरकार के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है। सोमवार को देहरादून में उत्तराखंड महिला कांग्रेस ने सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए सरकार का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने उत्तराखंड की कानून व्यवस्था पर कई सवाल उठाए हैं। उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है तब से प्रदेश में महिला अपराध में तेजी बढ़ गई है और महिला अपराध जो है वो बढ़ते जा रहे हैं और कार्रवाई के नाम पर पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी तो कर लेती है लेकिन आरोपी कभी अपने अंजाम तक पहुंच नहीं पाते। ऐसे में सरकार को ऐसे मुकदमों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलकर
जल्द अंजाम तक पहुंचाने की जरूरत है, जिससे अपराधियों के भीतर कानून का खौफ हो। मेरा मानना है कि अगर पुलिस प्रशासन उनको अरेस्ट भी कर रहा है तो उनको सजा का जो प्रावधान है, जो फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा है, वो क्यों नहीं हो पा रहा, वो सरकार उसके लिए अलग से प्रावधान क्यों नहीं निकाल पा रही। कल एक स्टेटमेंट में सुन रही थी कि वो बोल रहे कि जो बलात्कार की से जन्मे बच्चे होंगे उनके सरकार देखभाल करेगी। अरे शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, इनको बोलना चाहिए कि इस प्रदेश में बलात्कार होंगे ही नहीं यार, जो बलात्कार करेगा उसको हम चौराहे पे फांसी पे लटकाएंगे। एक औरत के लिए सबसे बड़ा दुख बलात्कार है, उसके बच्चे को आप सरकार जिम्मेदारी ले रही है, उस औरत की जिम्मेदारी लेके उसको सुरक्षा मुहैया कराएंगे, उसका बलात्कार नहीं होगा, ये सरकार का काम था। लंबे समय से खाली चल रहे बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष के पद पर आखिरकार शनिवार को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने से कुछ घंटे पहले हेमंत द्विवेदी की नियुक्ति कर दी गई, लेकिन इस नियुक्ति पर विपक्ष ने सवाल खड़े कर दिए। विपक्ष का कहना है कि उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा शुरू हो गई, लेकिन सरकार ने बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष पद पर किसी की नियुक्ति नहीं की। लेकिन लगातार सवाल उठने के बाद शनिवार को जिस व्यक्ति को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई, उस व्यक्ति ने पत्नी के साथ मिलकर साल 2020 में जमीन बेचने के नाम पर 3 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है, जिसके संबंध में एसएसपी नैनीताल को शिकायत दी गई है। कांग्रेस प्रवक्ता का कहना है कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष पद पर सरकार को एक ऐसे व्यक्ति को बिठाना चाहिए था जिसका चरित्र 4 धाम की तरह ऊंचा हो, और जिस व्यक्ति का चरित्र दागी है उसे इस पद पर बैठने का अधिकार नहीं है। तो सरकार पे सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष का कार्यकाल बहुत पहले समाप्त हो चुका है। आपने समय रहते क्यों नहीं इसके अध्यक्ष को नियुक्त किया, और यात्रा की तिथियां भी घोषित हो चुकी थी। अब यात्रा जब आरंभ हो गई और सब तरफ से सवाल उठने लगे कार्याधिकारी के नतीजों पर या उनके निर्णयों पर, और पंडा पुरोहित समाज में आक्रोश दिखने लगा, तो आनन फानन में आपने नियुक्ति करी है 2 उपाध्यक्ष की और 1 अध्यक्ष की। ऐसे में अध्यक्ष का जो इतिहास है और वर्तमान है वो स्याह है, पूरी तरह से कालिक पुता हुआ है। जैसे मैं ये बताना चाहती हूँ, तराई बीज निगम के अध्यक्ष के रूप में जब इनका मनोनयन हुआ था, नियुक्ति हुई थी, तब इन पर बहुत सारे सवाल उठे थे और लगभग 300 करोड़ का ये घोटाला खोलते हुए इनके ऊपर आर्टिकल छपा था, जिसकी अभी तक जो है कोई आपत्ति उनकी तरफ से दर्ज नहीं कराई गई। ये तो तब का मामला है जब निशंक सरकार में इनको तराई बीज निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। आज का जो ताज़ा मामला मैं आपके सामने लेकर आई हूँ वो है, कोई हल्द्वानी के निवासी हैं, जगमीत सिंह, ये व्यवसायी हैं। इन्होंने रजिस्टर्ड अग्रीमेंट किया हेमंत द्विवेदी की पत्नी विजया द्विवेदी के साथ, और इन्होंने इंस्टॉलमेंट में उनके अकाउंट में लगभग 3 करोड़ रुपया जमा भी कर दिया। ये ज़मीन का टुकड़ा, ये प्लॉट इनको दिखाया गया और फिर आज की डेट में इनको ठेंगा दिखा दिया गया है। प्रदेश भाजपा मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान की पत्नी उमा का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। चौहान ने फेसबुक के जरिए ये दुखद समाचार दिया। मनवीर चौहान की पत्नी के निधन पर सीएम धामी और बीजेपी के पदाधिकारियों ने दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मनवीर चौहान की धर्मपत्नी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने बलवीर रोड स्थित उनके आवास पर जाकर शोक संतप्त परिवार से मुलाकात की और दिवंगत आत्मा की शांति और परिवार को इस दुखद घड़ी में धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की। सीएम धामी ने अन्य राज्यों, विशेषकर हिमालयी राज्यों के तर्ज पर उत्तराखंड में कृषि और औद्योगिकी के क्षेत्र में प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग और प्रशिक्षण अनुसंधान के लिए पंतनगर में स्टेट एग्री हॉर्टी एकेडमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए केंद्र सरकार से आग्रह के लिए तत्काल प्रभावी वर्किंग प्लान पेश करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जल्द ही इसे केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री के समक्ष रखेंगे। बैठक में मुख्य सचिव आनंद वर्धन, प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम, सचिव राधिका झा, चंद्रेश यादव, एसएन पांडे, अपर सचिव मनोज गोयल सहित कृषि विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
बीजेपी ने अपने आगामी कई कार्यक्रम की योजना बनाई है जिसमें लोगों को भी जागरूक किया जाएगा। प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने जानकारी देते हुए बताया कि वक्फ सुधार अधिनियम पर जन जागरण के लिए 1 मई से 10 मई तक जन जागरण के कार्यक्रम भाजपा ने तय किए हैं। इसके लिए सभी जिला मुख्यालय पर बड़े बड़े सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुद्रपुर और हरिद्वार में 2 स्थानों पर रहेंगे। साथ ही राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत गौतम जी हरिद्वार में मुख्यमंत्री के साथ कार्यक्रम को साझा करेंगे। आदित्य कोठारी ने कहा कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू भी किसी एक कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। अधिनियम पर जन जागरण के लिए 1 मई से 10 मई तक जन जागरण के कार्यक्रम इस समय उत्तराखंड में हम लोगों ने तय किए हैं। इसके लिए सभी जिला मुख्यालयों पर बड़े बड़े सम्मेलन आयोजित किए जाने का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी रुद्रप्रयाग में रुद्रपुर और हरिद्वार में 2 स्थानों पर रहेंगे। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तराखंड के प्रभारी आदरणीय दुष्यंत गौतम जी हरिद्वार में मुख्यमंत्री जी के साथ में कार्यक्रम को साझा करेंगे। इसी के साथ में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री आदरणीय किरेन रिजिजू जी भी किसी एक कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। हमने सभी जिला मुख्यालयों के साथ साथ में जितने महानगर हैं, जितने नगर निगम के क्षेत्र हैं, उन नगर निगमों में भी बड़े बड़े सम्मेलन आयोजित करने का कार्यक्रम तय किया है। हमारा प्रयास है कि मुस्लिम समुदाय के बीच में विरोधियों के द्वारा जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, जो गुमराह करने का काम किया जा रहा है, इन भ्रांतियों को दूर किया जाए। और मोदी जी ने जो वक्फ सुधार का काम किया है, उससे वक्फ बोर्ड की जो अपार संपत्तियां हैं, लाखों करोड़ रुपए की जो संपत्ति है, उसका लाभ मुस्लिम समुदाय के कमजोर वर्ग को, पिछड़े वर्ग। कोटद्वार नगर निगम में अचानक सफाई कर्मियों के हड़ताल पर जाने के कारण जगह जगह गंदगी का ढेर लगा रहा। दरअसल नगर निगम कोटद्वार के साथ घर घर जाकर कूड़ा उठाने का काम करने वाली आउटसोर्स कंपनी के सुपरवाइजर के सफाई कर्मियों और कूड़ा गाड़ियों के ड्राइवरों को जाति सूचक शब्द कहने पर विवाद खड़ा हो गया। विवाद के बढ़ने पर सुबह सफाई कर्मियों और ड्राइवरों ने कूड़ा न उठाते हुए हड़ताल करने का फैसला लिया और दोपहर तक कूड़ा नहीं उठा। आपको बता दें, सफाई कर्मियों ने आउटसोर्स के अधिकारियों पर कई आरोप लगाते हुए कहा कि गाड़ियों में तेल इतना कम दिया जाता है जिसके कारण कूड़े की गाड़ी कहीं भी रुक जाती है, जिससे परेशानी का सामना करना पड़ता है। कूड़ा गाड़ियों के ड्राइवरों के बीच ये विवाद बहुत बढ़ गया। काफ़ी समय से नगर निगम की सेवा करते आ रहे हैं और कोटद्वार में मतलब कि हमारी काफ़ी जो नगर निगम द्वारा जो गाड़ी चलती आ रही है ना, किसी भी प्रकार से मतलब कि हमारी कोई शिकायत वगैरह कुछ नहीं है। लेकिन जब से ठेका चेंज हुआ है ना, तब से मतलब कि हमारी परेशानियाँ काफ़ी बढ़ चुकी हैं। हमें तेल की व्यवस्था कुछ नहीं है, मतलब हमारे अगर कुछ गाड़ी अगर कुछ मतलब दिक्कत परेशानी हमारे साथ हो जाती है तो कोई सुविधा नहीं है। निगम से जब पहले जुड़े हुए थे ना, तो हमारी शिकायत वगैरह सब निगम में चली जाती थी। लेकिन जैसे ठेकेदार लोग आए ना, इन्होंने हमारे मतलब के ऊपर ये सुपरवाइजर वगैरह छोड़े हैं, तो ये कोई व्यवस्था नहीं बना पा रहे हैं और शोषण हमारा अलग किया जा रहा है। मैडम जाति सूचक शब्द बोले जा रहे हैं हमें। कल भी मैं अपनी ड्यूटी करने के बाद जब आया ना, मैं तो हाजिरी में लगा दी गई, लेकिन उसके बाद मेरी हाजिरी काट दी। मैं निगम का कर्मचारी हूँ, पिछले 3 सालों से काम कर रहा हूँ और हम पहले निगम में काम करते थे, सब कुछ सही चल रहा था, आज तक हमारी कोई शिकायत भी नहीं आई। और जब से ये 1 महीने से ठेका चेंज हुआ है, कभी 5 मिनट को लेके लेट, चाबी नहीं देते ड्राइवर को, कभी कुछ नहीं देते। पिछले 15 दिन से इसकी मेरे भाई की उंगली फटी हुई है, कोई पूछने को तैयार नहीं है, सुपरवाइजर मैनेजर कुछ नहीं। इसका खर्चा आ गया, अगर इसके पापा आर्मी से रिटायर नहीं होते तो ये तो रोड पे आ जाता मैम। इसको आज तक किसी ने पूछा कितना खर्चा आया, क्या है। मुजफ्फरनगर ये इलाज चल रहा है इसका, मुकेश जैन के पास, डॉक्टर के पास रसीद भी है इसकी, सब कुछ। कम से कम 30-40 हज़ार का खर्चा आ गया। कहाँ से लाएगा पैसा ये? 12,000 रुपये की नौकरी है इसकी, ड्राइवर है, कोई मैकेनिक थोड़ी ना है। इससे मोटर चेंज करा रहे हैं, इससे गाड़ी तो वो करवाते हैं कि ग्रीसिंग करो, धुलवाई करो, ये करो, वो करो, ऐसे थोड़ी होता ना मैम। अब ये सारे कर्मचारी, कल उसको चाबी नहीं दी गाड़ी की कि भाई परसों हमारे एक सत्यम ड्राइवर है, उसको चाबी नहीं दी, 5 मिनट लेट हो गए। ऐसे हर किसी को रोज किसी न किसी को टारगेट बनाया जाता है। खबर देहरादून से है, जहां फिर एक बार मौसम ने करवट बदली। तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हुई। बारिश होने से तापमान में गिरावट आई। मौसम विभाग ने बारिश का पुनर्नुमान जो है वो जारी कर दिया था। नदी नालों में ना जाने की सलाह जो है वो दी गई है। मौसम विभाग ने अलर्ट जो है जारी किया है। येलो अलर्ट जो है वो आपको बता दें मौसम विभाग ने जारी किया है। बिल्कुल, देखिए बारिश की एक्टिविटी के लिए जैसे पहले बोला था कि 6-7 तक तो कंटिन्यू करेगी, इस तरह हमने बोला ही था। और उसमें अब देख रहे हैं, आज आपकी 5 तारीख है मई की, तो 5, 6, 7, 8 तक की अगर देखें तो ज़्यादातर जगह बारिश है।
8 में हालांकि थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन अंदर के डिस्ट्रिक्ट में अच्छी खासी बारिश हो रहेगी। तो आज अगर देखें तो अनेक जगहों तक में प्रदेश में वर्षा मिलेगी और हल्की से मध्यम मिलेगी। और इसके साथ जो वार्निंग है, आजकल जो थंडरस्टॉर्म होते हैं तो उसमें खासकर ये देखा गया है कि शॉर्ट ड्यूरेशन में जो है 3-4 सेंटीमीटर रेन मिल जाती है और उससे कहीं ना कहीं दिक्कत फिर हो जाती है, चाहे घाट गधेरे में एकदम से पानी बढ़ जाना या कहीं छोटा मोटा जो फिर लैंडस्लाइड या बोल्डर्स वगैरह गिरना, इस तरह की चीज़ देखी जाती है। तो यही हम बोलते हैं कि जब थंडरस्टॉर्म हो रहा है, आपको दिख रहा है आसपास में, तो आप थोड़ी देर सेफ जगह पे रुकें। अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं तो सेफ जगह रुकें और जब वो खत्म हो जाती है एक्टिविटी तो आगे बढ़ें। साथ ही जो दूसरे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान देने का है वो यही है कि घाट गधेरे के आसपास बिल्कुल ना रुके, क्योंकि आपको नहीं पता कि थोड़ा आगे डिस्टेंस में किस तरह की एक्टिविटी वेदर की हो रही है। मुख्यमंत्री के जन सेवा को समर्पित संकल्प के तहत जिलाधिकारी सवीन बंसल जनता की समस्याओं का निराकरण करने में जुटे हुए हैं। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में ऋषि पन्ना सभागार में आयोजित जन सुनवाई में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे 137 फरियादियों ने अपनी समस्याएं रखी। जिलाधिकारी ने जन सुनवाई में एक एक कर सभी लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकांश समस्याओं का मौके पर समाधान किया गया। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि जन समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए प्राथमिकता पर निस्तारण किया जाए। देहरादून जनता दरबार जनता की समस्याओं का निराकरण जो है वो लगातार कर रही है कि कहीं पर नाले हमारे चोक्ड हैं, कहीं पर हमारे नाले बनने हैं लेकिन नहीं बन पा रहे, या कहीं पर हमारे एनडीडीए द्वारा ध्वस्तीकरण के आदेश कर दिए गए लेकिन ध्वस्तीकरण नहीं हुआ। तो ऐसे केसेस में भी हमारे एनडीडीए निगम के ऑफिशियल्स रहते हैं, उनसे स्पॉट पे ही एप्लीकेंट के सामने तिथि निर्धारित की जाती है और उनको लिख के दी जाती है कि इस तिथि तक अगर निगम, एनडीडीए या हमारे अन्य एजेंसी द्वारा जो कमिट किया जा रहा है समाधान नहीं होता है तो अगले जनता दिवस में आके वो हमें बताएंगे, ताकि हम वी कैन टेक दोज ऑफिशियल्स टू टास्क। तो हमारी स्टेट गवर्नमेंट के ऑनरेबल सीएम के ऐसे मैटर्स में स्पष्ट निर्देश हैं कि कोई भी इस तरह की लैक्सिटी किसी भी डिपार्टमेंट के स्तर पे एक्सेप्टेबल नहीं है। तो हमारी कुल 130 अराउंड ग्रीवेंसेस, डिमांड्स या कंप्लेंट्स प्राप्त हुई हैं और कोशिश ये करते हैं कि जब हम समय का दिवस का अधिकांश समय आज जन संवाद में लगा रहे हैं तो वो सेटिस्फाई होके जाना चाहिए, उसी से पब्लिक कनेक्ट बढ़ता है और जो विश्वास है वो कायम हो। देवभूमि समाचार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।